हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड मैप लिटरेचर। और हम लोग अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कैसे ब्रिटिशर्स ने अमेरिका में कॉलोनीज़ बनाई, और सेकंड लेक्चर में हमने अर्ली अमेरिकन राइटर्स के बारे में पढ़ा। आज हम रेवोल्यूशनरी पीरियड के राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब रेवोल्यूशनरी राइटर्स को पढ़ने से पहले हमें रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना होगा कि अमेरिका में रेवोल्यूशन क्यों हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, अमेरिका में ओरिजिनली 13 कॉलोनीज़ थीं। अब ये कॉलोनीज़ जो थीं उनको कोई एक हेड या ग्रुप ऑफ पीपल हेड करते थे। कुछ समय तक ये 13 कॉलोनीज़ ऑटोनोमस बिहेव करती थी, मतलब ये लोग फ्री थे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। वो जैसा चाहें वैसे कॉलोनी रन कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम तब हुई जब ब्रिटिश पार्लियामेंट इन कॉलोनीज़ के ऊपर अपने रूल्स थोपने लगी। तो क्या क्या कॉजेस हैं रेवोल्यूशन इन अमेरिका के? तो पहला कॉज था कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी वो ब्रिटिशर्स ही खरीद सकते थे। दूसरा, ये खुद की इंडस्ट्रीज़ चालू नहीं कर सकते थे, ना आयरन इंडस्ट्री, ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो इनकी खुद की इंडस्ट्रीज़ थी उन पे इनको बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ती थी। नेक्स्ट, ये अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे शुगर, कॉटन, टोबैको ब्रिटेन के अलावा किसी और को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, और जब इनको एक्सपोर्ट करते थे तो इनको हाई ड्यूटी पे करना पड़ती थी। एक और कंडीशन थी कि इनको सिर्फ ब्रिटिशर्स शिप ही यूज़ करना पड़ेगी। तो जितनी भी चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही हैं तो ब्रिटिशर्स की शिप से होगी, तो इनको पता होगा कि कहाँ से क्या आ रहा है। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था अमेरिकन रेवोल्यूशन का? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1765 में एक एक्ट पास किया, द स्टैम्प एक्ट। अब इस एक्ट के तहत जितनी भी कॉलोनीज़ थी अब उनको इंटरनल टैक्सेस भी पे करना होगा ब्रिटिशर्स को। इस एक्ट के कारण सभी 13 कॉलोनीज़ में डिसकंटेंट फैल गया। जितने भी लीडर्स थे सब गुस्से में थे। तो जो टैक्स कलेक्टर थे उनको अमेरिकन्स ने मार दिया, और इसके कारण रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया अमेरिका में। अब इस एक्ट के विरोध में जितने भी कॉलोनीज़ के लीडर थे वो मैसाचुसेट्स में इकट्ठे हुए, और उस असेंबली में इन लोगों ने स्टैम्प एक्ट के खिलाफ अपनी बातें रखीं, और ये कहलाई मैसाचुसेट्स असेंबली अगेंस्ट स्टैम्प एक्ट इन 1765। फिर 1773 में क्या हुआ? बॉस्टन पोर्ट जो था वहाँ पे जो टी जा रही थी ब्रिटेन, तो वहाँ के अमेरिकन्स ने पूरी टी समुद्र में बहा दी, और इसको नाम दिया गया बॉस्टन टी पार्टी 1773 का। इससे नाराज़ होकर ब्रिटिशर्स ने बॉस्टन पोर्ट बंद कर दिया। फिर 1774 में क्या हुआ? फिलाडेल्फिया में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे 13 कॉलोनीज़ के, वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और जिसको नाम दिया गया फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। फिर सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1776 में हुई, और इन्होंने अपना एक डिक्लेरेशन दिया जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 नाम दिया गया। इस डिक्लेरेशन में इन 13 कॉलोनीज़ ने अपने आप को एक ग्रुप बनाया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और अपने आप को नाम दिया फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एट लास्ट 1783 में पेरिस में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिससे ये रेवोल्यूशन ख़त्म हो गया। तो ये था अमेरिकन रेवोल्यूशन। और जितने भी राइटर्स, जितने भी पॉलिटिकल राइटर्स ने इस पीरियड में लिखा वो कहलाए अमेरिकन रेवोल्यूशनरी राइटर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राइटर से। सबसे पहले राइटर हैं जो फाउंडिंग फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैं, प्रिंटर हैं, राइटर हैं, पब्लिशर हैं, स्टेट्समैन हैं, इन्वेंटर हैं, पोस्ट मास्टर हैं, डिप्लोमेट हैं, जिनकी अमेरिका में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अलग पहचान है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन बॉस्टन मैसाचुसेट्स में पैदा हुए थे। ये 10th सन थे 17 चिल्ड्रन में। इनके पिताजी सोप और कैंडल मेकर थे। इनके बड़े भाई प्रिंटर का काम करते थे, तो ये भी प्रिंटर का जॉब करने लगे। 1718 से 1723 तक इन्होंने प्रिंटिंग के काम में मास्टरी हासिल कर ली थी। यही पीरियड था जब ये बहुत सारी बुक पढ़ते थे और इन्होंने अपने आप को एजुकेट किया। ये स्पेक्टेटर पेपर पढ़ते थे और इन्होंने अपने आप को प्रोस राइटिंग में मास्टर कर लिया। ईयर 1721 में इन्होंने वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था न्यू इंग्लैंड करंट, बट बिकॉज ऑफ सम कॉजेस इन्हें ये पेपर बंद करना पड़ा। फिर 17 की एज में ये फिलाडेल्फिया मूव हो गए, एंड इन 1724 ही वेंट टू लंदन। लंदन में उन्होंने एक वर्क लिखा, अ डिसर्टेशन ऑन लिबर्टी एंड नेसेसिटी, प्लेजर एंड पेन। ईयर 1726 में ये फिलाडेल्फिया वापस आ गए और इन्होंने एक क्वेकर मर्चेंट के यहाँ क्लर्कशिप चालू कर दी।
फिर कुछ समय बाद इन्होंने एक फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया करेंसी प्रिंटिंग का, और ईयर 1729 में एक वर्क लिखा, A Modest Inquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency। 1732 से 1758 तक पुअर रिचर्ड्स एल्मेनेक के नाम से पेपर पब्लिश किए। इन पेपर से इन्हें बहुत सारी फेम हासिल हुई। फेम के साथ साथ इन्होंने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया और ये वन ऑफ द वेल्दिएस्ट कॉलोनिस्ट बन गए। बहुत कम समय में इन्होंने बहुत सारी वेल्थ कमा ली और 42 की एज में इन्होंने प्रिंटिंग के काम से रिटायरमेंट ले ली और ये एक जेंटलमैन बन गए। इन्हें बहुत सारी पब्लिक पोस्ट्स भी मिली। 1748 में ये मेंबर ऑफ फिलाडेल्फिया सिटी काउंसिल बने। 1749 में जस्टिस ऑफ पीस बने। 1751 में मेंबर ऑफ पेंसिल्वेनिया बने और 1753 में डेप्यूटी पोस्टमास्टर जनरल बने। 1758 में इन्होंने एक बुक लिखी, द वे टू वेल्थ। इसमें इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे वेल्थ कमाई जा सकती है और सलाह दी लोगों को कि आप कैसे वेल्थ कमा सकते हैं। 1764 में इन्होंने एक वर्क लिखा, अ नरेटिव ऑफ द लेट मैसेकर। इसमें इन्होंने जो नेटिव अमेरिकन्स के ऊपर वायलेंस हुआ, मैसेकर हुआ, उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई है। 1790 में उन्होंने स्लेव ट्रेड के ऊपर एक बुक लिखी, ऑन द स्लेव ट्रेड। ये एक सटायर था स्लेव ट्रेड के ऊपर। ईयर 1773 में उन्होंने एक सटायर लिखा ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के ऊपर, एन एडिक्ट बाय द किंग ऑफ प्रूसिया। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्रिंटिंग वर्क और प्रोस राइटिंग को डेडिकेट की। इसी कारण से कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने इनको उस कमेटी का मेंबर चूज़ किया जिस कमेटी ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ड्राफ्ट किया। ईयर 1783 में ये वन ऑफ द 3 अमेरिकन सिग्नेटरी बने जिन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की थी और उसने अमेरिकन वॉर को एंड किया था। बाद में वो उस कन्वेंशन के भी मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका को ड्राफ्ट किया था। अप्रैल 17 ईयर 1790 में ये फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में 84 की एज में एक्सपायर हो गए, लेकिन ये अपने काम से अमेरिका में हमेशा के लिए अमर हो गए और ये वन ऑफ द फाउंडिंग फादर अमेरिका के हैं। नेक्स्ट राइटर हैं जीन डी क्रेपक्योर। ये फ्रांस में बॉर्न हुए थे। ये कुछ समय इंग्लैंड में रहे, फिर कनाडा में थे और कुछ समय बाद ये न्यूयॉर्क स्टेट में एज अ प्लांटर सेटल हो गए। ये एक टॉरी थे, लॉयलिस्ट। तो जितने भी रेवोल्यूशनरी थे इन्हें शक की निगाहों से देखते थे और जितने टॉरीज भी थे वो भी इन पे भरोसा नहीं करते थे। तो ये चले गए वापस फ्रांस। वहाँ पे उन्होंने एक बुक पब्लिश की, लेटर्स फ्रॉम एन अमेरिकन फार्मर, 1782 में। इस बुक में ओरिजिनली 12 लेटर्स थे जिसमें एक कैरेक्टर था जेम्स, अ क्वेकर फार्मर, जो अपनी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे साउथ कैरोलिना में उसकी लाइफ थी, उसे क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, ये सब उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था। इस लेटर में इन्होंने कुछ लाइन लिखी हैं जो बहुत फेमस हुई। इसमें इन्होंने पूछा है, व्हाट देन इज़ द अमेरिका दिस न्यू मैन, और खुद आंसर दिया, द अमेरिका इज़ द न्यू मैन हु एक्ट अपॉन अ न्यू प्रिंसिपल, ही मस्ट देयर आफ्टर एंटरटेन न्यू आइडियाज़ एंड फाउंड न्यू ओपिनियंस। हमारे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं थॉमस पेन। थॉमस पेन इंग्लैंड में बॉर्न हुए और 1774 में ये अमेरिका आ गए। जब 1774 में ये अमेरिका आए उस समय रेवोल्यूशन पीक में था, लेकिन कुछ लोगों को ये भी डर था कि अगर हम ब्रिटेन से अलग हो गए तो कैसे हम अपना एक नया स्टेट बना पाएंगे। तो उसका जवाब थॉमस पेन ने अपने वर्क में दिया था, कॉमन सेंस में। कॉमन सेंस जो वर्क था इन्होंने इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी थी कि हर एक नॉर्मल इंसान इसको पढ़ सकता था और समझ सकता था। उसके जितने भी क्वेश्चंस, क्वेरी थे वो सॉल्व हो सकते थे इस वर्क कॉमन सेंस से। फिर उन्होंने एक वर्क लिखा 1776 से 1783 तक, द अमेरिकन क्राइसिस। ये वर्क इतना इंस्पायरिंग था कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने सोल्जर्स के सामने कुछ लाइनें इसकी रिसाइट की थी। थॉमस पेन की पर्सनालिटी थोड़ा रफ थी जिसके कारण इन्हें अमेरिका में फेवर नहीं मिला और 1787 में ये वापस इंग्लैंड आ गए। वहाँ पे इन्होंने लिखा द राइट्स ऑफ मैन। इट वॉज एन आंसर ऑफ एडमंड वर्क, रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस। इस वर्क के कारण इन्हें सेडेशन का चार्ज लगा और इन्हें फ्रांस भागना पड़ा। फ्रांस में भी ये चुप नहीं बैठे, ये लुइस 16 के प्रेजेंट के अगेंस्ट में बोले और वहाँ पे इन्हें इम्प्रिजनमेंट हो गई। लेकिन अमेरिका से संबंध होने के कारण अमेरिकन एम्बेसडर द्वारा ये छुड़ाए गए और वापस अमेरिका आ गए। हमेशा ये अपनी लाइफ में कंट्रोवर्सी से घिरे रहे।
उन्होंने 1794 से 1795 के बीच में वर्क लिखा द एज ऑफ रीज़न, लेकिन उन्हें इतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। हमारे नेक्स्ट राइटर हैं थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन को हमेशा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के ऑथर के रूप में जाना जाता है। जब अमेरिकन रेवोल्यूशन अपने पीक पे था तब उन्होंने एक वर्क लिखा था अ समरी व्यू ऑफ द राइट ऑफ ब्रिटिश अमेरिका 1774 में। फिर उसके बाद इन्हें टास्क दिया गया कि ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखें। उस कमेटी में 5 मेंबर थे, थॉमस जेफरसन वर्जीनिया के, जॉन एडम्स मैसाचुसेट्स के, बेंजामिन फ्रैंकलिन पेंसिल्वेनिया से, रॉजर शैरमन कॉन्टिकट से, रॉबर्ट लिविंगस्टन न्यूयॉर्क से, लेकिन जो हेड थे वो थॉमस जेफरसन थे। इन्होंने खुद बोला था कि मुझे ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाए। 1787 में इन्होंने एक वर्क और लिखा नोट्स ऑन द स्टेट ऑफ वर्जीनिया। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी बहुत फेमस है जो इन्होंने 1743 से 1790 के बीच में लिखी है। हमारे नेक्स्ट राइटर हैं जॉन एडम्स एंड एबिगेल एडम्स। जॉन एडम्स वन ऑफ द फाउंडिंग फादर थे अमेरिका के। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। एबिगेल एडम इनकी वाइफ थी और चीफ एडवाइज़र थी। वैसे तो इन दोनों ने कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन जब ये एक दूसरे से दूर थे करीब 10 साल के लिए, तो इन्होंने 300 लव लेटर एक्सचेंज किए एक दूसरे को। ये लव लेटर्स ही नहीं थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट लिटरेरी पीस थे। ये लव लेटर्स वाइडली रेड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड पीस ऑफ रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री हैं। इसमें जो जॉन एडम्स और एबिगेल एडम्स के बीच बात होती थी अमेरिकन रेवोल्यूशन, यहाँ की कंडीशन, यहाँ के इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा जाना था उस समय एबिगेल एडम्स ने जॉन एडम को एक लेटर लिखा था और वीमेन के राइट्स के लिए बोला था। उसमें इन्होंने लिखा था रिमेंबर द लेडीज़ एंड बी मोर जेनरस एंड फेवरेबल टू देम देन योर एंसेस्टर्स। Do not put such unlimited power into the hands of husbands. Remember, all men would be tyrants if they could. If particular care and attention is not paid to ladies, we determine to foment a rebellion and will not hold ourselves bound by any laws in which we have no voice or representation. एबिगेल एडम ही बस नहीं थी जो वेमेन के राइट्स के बारे में बात कर रही थी, बहुत सारी वेमेन थी जो अपने हक के बारे में बात कर रही थी। उनमें से एक लेडी थी जूडिथ सार्जेंट मुरे। जूडिथ एक अर्ली अमेरिकन एडवोकेट थी वुमेन के लिए। ये एक एसेइस्ट थी, प्ले राइट थी, पोएट थी, लेटर राइटर थी। इन्होंने 2 ऐसे के सीरीज लिखे हैं, द रेपोस्टरी एंड द ग्लीनर। ग्लीनर में इन्होंने एक वर्क लिखा था ऑन द इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस। ये पीस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और इसी वर्क ने इन्हें फेम दिलाई एज अ अर्ली अमेरिकन फेमिनिस्ट। अमेरिकन वीमेन बस नहीं थी जो अपने हक की बात कर रही थी, नेटिव अमेरिकन्स भी थे जो अपने हक के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक थे हेनरिक एनुपेमेट। इन्होंने एक वर्क लिखा था अ शॉर्ट नरेशन ऑफ माई लास्ट जर्नी टू द वेस्टर्न कंट्री। एक और नेटिव अमेरिकन थे सैमसन ओकोम। इन्होंने एक वर्क लिखा था A sermon preached by Samson Occom, minister of the gospel and missionary to Indians at the execution of Moses Paul an Indian। जब सब अपने राइट्स की बात कर रहे हैं तो ब्लैक अमेरिकन्स क्यों पीछे रहे? वह भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और स्लेव ट्रेड के अपोजिशन में बोल रहे थे। उनमें से एक थे लेमुएल हेन्स। ये एक फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन यूएस मिनिस्टर थे। इन्होंने लिखा था लिबर्टी इज इक्वली एज प्रीसियस टू ब्लैक मैन एज इट इज़ टू वाइट वन। नेक्स्ट ब्लैक राइटर थे प्रिंस हॉल, जिन्होंने ब्लैक्स अमेरिकन के हक की बात करी। इन्होंने एक पीस ऑफ वर्क लिखा था अ चार्ज डिलीवर्ड टू अफ्रीकन लॉ जून 24, 1797 एट मैनोटोमी। इसमें इन्होंने अर्ज किया था कि अब कोई भी अफ्रीकन यहाँ स्लेव बना के ना लाया जाए। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी अमेरिकन गवर्नमेंट से ब्लैक अमेरिकन चिल्ड्रंस को भी वही एजुकेशन मिले जो वाइट अमेरिकन्स को मिल रही है। इन्होंने एक पीस ऑफ वर्क और लिखा था टू द ऑनरेबल काउंसिल एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स वे इन जनरल कोर्ट असेंबल्ड जनवरी 13, 1777, जो पब्लिश हुआ था 1788 में। इसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की थी ब्लैक नीग्रोस की
सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम्स के बारे में, उनके इमेंसिपेशन के बारे में। उन्होंने कहा कि ब्लैक अमेरिकन्स को भी फ्री रहने का उतना ही अधिकार है जितना वाइट अमेरिकन्स को। एक राइटर और थे ओलोदा इक्वेनो, ये फ्री बॉर्न हुए थे, फिर बाद में इनको एक स्लेव बना लिया गया और वर्जीनिया ले आया गया। एट लास्ट 1776 में इन्हें फ्री कराया गया। फिर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, द इंटरेस्टिंग नरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ ओलोदा इक्वेनो और गुस्टावस वेला द अफ्रीकन, रिटन बाय हिमसेल्फ, जो पब्लिश हुई 1787 में। तो ये था अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन के राइटर जिन जिन लोगों ने इस पीरियड में इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे हैं वो आज हमने पढ़ा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माइंड मैप लिटरेचर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड टू माइंड मैप लिटरेचर। थैंक यू।